हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जाम्स यानी कि नेट एग्जाम आपका चाहे पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। आरबीएससी ग्रेड फर्स्ट का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स की बात की जाए यानी कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित, तो आपको इसके भी नोट्स मिल जाएंगे। इसका वेटेज ज़्यादा रहता है एग्जाम्स में। किसी भी एग्जाम्स में आप जब प्रश्न देखेंगे तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्नों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड वन लाइनर के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपके रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा थिंकर्स के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो थिंकर्स के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। यूपीपीजीटी, ठीक है, यूपीपीजीटी एग्जाम की जितने भी आप में से लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका विज्ञापन अगस्त में जारी होने वाला है। यहाँ पर यूपीपीजीटी एग्जाम के नोट्स की बात की जाए तो इसमें आपका यूपीपीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। सेकेंड ग्रेड के समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचईओ के नोट्स की, तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। और ये आपके नोट्स नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आप में से बहुत से बच्चों ने कहा था एचईओ की क्लास लेने के लिए, तो ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है दोपहर 1 बजे। और अभी सोशल साइंस से रिलेटेड क्लासेस ली जा रही हैं, जिसमें समाजशास्त्र और मानव विज्ञान यानी कि सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को कंप्लीट कराया जा चुका है। और अभी साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित क्लासेस चल रही हैं। आपने देखा होगा एचईओ का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन और दूसरा आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपने देखे होंगे टोटल आपको वहाँ पर 8 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। बहुत से बच्चों ने पूछा कि जिससे सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, क्या वही समाजशास्त्र आपको पढ़ना है? केवल नहीं, समाजशास्त्र नहीं, जितने भी 8 सब्जेक्ट्स हैं, वे सभी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है? तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और अगर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की बात की जाए एचईओ के, तो ये प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। इसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और साथ ही इसमें आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में वन लाइनर में नोट्स ये आपके रहने वाले, ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। 50 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न कराए जाएंगे। और एक सेकेंड, मे बी यहाँ तक कंप्लीट हुआ था ना कल। तो इसका ये जो यहाँ पर ये प्रश्न है, समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ, तो यहाँ पर मैंने कल गलत बता दिया था कि ठीक है, ऑप्शन ए मैंने यहाँ पे बता दिया था। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा सही। यांत्रिक एकता की, अगर हम यांत्रिक समाज की बात करें तो वहाँ पर जो कानून का स्वरूप होता है वो कैसा होता है? दंडात्मक, दमनकारी होता है। वहीं पर अगर हम साविवी जब समाज की बात करते हैं या साविवी एकता की अगर हम बात करते हैं या आधुनिक औद्योगिक समाज में हम जब देखते हैं, तो वहाँ पर कानून का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? प्रतिपूरक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका बी होगा। ठीक है, ये मैंने गलत यहाँ पर बता दिया था, तो इसे ठीक कर लेंगे। चलिए, शायद मैंने वहाँ 49 पर ही एंड कर दी थी क्लास। चलिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है? यांत्रिक एकता, जैविक एकजुटता, सामाजिक एकता या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह घेर लेती है? तो यहाँ पर क्या होगा? जैविक एकजुटता होगा, साविवी है ना? साविवी एकता की बात हो रही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। यांत्रिक और साविवी एकता की बात किसके द्वारा की गई थी? दुर्खिम के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा की गई थी? दुर्खिम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका जैविक एकजुटता होगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियां कौन सी हैं? भावात्मक, आदर्शात्मक, चेतनात्मक या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक? सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियां कौन सी हैं? सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। यह आपको कई बार क्लास में बताया गया है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? और इनके इस चक्रीय सिद्धांत को यानी कि सामाजिक परिवर्तन का जो सामाजिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, ठीक है, इनको सीमाओं का सिद्धांत याद रखेंगे। सीमाओं का सिद्धांत पूछा जाता है, सामाजिक परिवर्तन का सीमाओं का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उतार चढ़ाव का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, पेंडुलम का सिद्धांत, ठीक है, पेंडुलम का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे इनके द्वारा ही, सोरोकिन के द्वारा ही दिया गया है। और यहाँ पर अगर इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो एक है सोशल मोबिलिटी, ठीक है, जिसमें सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले इन्होंने बात की है। ये कब आती है? 1927 में आती है। सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले जो व्यवस्थित तरीके से बात है वो इनके द्वारा ही की गई है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। एक पुस्तक है इनकी सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1947 में ये आती है, ठीक है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताएं। यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों ही होंगे, डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? ठीक है, कोजर है। ऑप्शन देखिए, संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है, संघर्ष से विनाश होता है, संघर्ष के कुछ सकारात्मक प्रकार हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर होगा सही। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष से विनाश होता है, ये इसकी बात तो की ही नहीं थी उन्होंने, ठीक है। ये संघर्ष को क्या कहते हैं कि ज़रूर, इन्होंने कोजर ने कहा था ऐसा नहीं है कि संघर्ष हमेशा विनाशात्मक ही हो, है ना, विघटनकारी ही हो, ज़रूरी नहीं है, ये संगठनकारी भी होता है। और यहाँ पर इन्होंने दो तरह के प्रकार की भी बात की थी, प्रकट अप्रकट संघर्ष, या वास्तविक व अवास्तविक, या यथार्थवादी व गैर यथार्थवादी संघर्ष की बात की थी। इनके द्वारा जो संघर्ष का सिद्धांत दिया गया था उसको टर्नर ने क्या कहा था? संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा था। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। संघर्ष का कोजर ने जो सिद्धांत दिया है वो प्रकार्यात्मक है, ठीक है। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
ये याद रखेंगे। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? कोज़र ने। डायरेक्टली पूछा जाता है, या कोज़र द्वारा जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है उसे प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत ये नाम किसने दिया है? तो ये किसने कहा है, संबोधित किया था? टर्नर ने। डेहरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे, उनके सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। ठीक है। कोलिंस ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया उसे विनिमय का संघर्ष सिद्धांत कहकर संबोधित किया था टर्नर ने। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? पार्सन्स, डेहरेनड्रॉफ, सी राइट मिल्स या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर है ऑप्शंस। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेहरेनड्रॉफ हो जाएगा। ठीक है, डेहरेनड्रॉफ हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न है, उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था की हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है, कहलाते हैं? अल्पकालिक सरवारा, पूंजीपति वर्ग, कुलीन वर्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उन व्यक्तियों का समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाएगा? अल्पकालिक सर्वहारा कहा जाएगा। ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं और सिद्धांत यहाँ पर हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लेमर्ट की, ठीक है, लेमर्ट पहले दिए गए हैं। तो लेमर्ट ने विचलन के दो प्रकार बताए थे, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। ए का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस में से देखिए, ए बी में से एक होगा सही। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं जॉन बॉल्बी, तो इनकी पुस्तक 44 जुवेनाइल थीव्स हो जाएगा। ये यहाँ पर बी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। और मर्टन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मर्टन की बात करते हैं तो इनका सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना ये हो जाएगा। बेकर ने लेबलिंग थ्योरी की बात की थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियां बताई। व्यक्तिवाद का विरोध, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद। ऑप्शन सी में दोनों, एक और बी, ए और बी दोनों ही सही है, फिर इनमें से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियां बताई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक है। नव प्रकारवाद के जनक अलेक्जेंडर है, इसे आप याद रखेंगे। इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें तो एक है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। और एक 20 लेक्चर करके है, 20 लेक्चर्स करके है। एक सेकेंड। ठीक है, ये 1987 में आती है। यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तिवाद का विरोध, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद, ये दोनों ही होगा। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकारवाद में स्थिरता, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया था, समाज को ही महत्व दिया गया था। और समाज में सदैव स्थिरता, अनुकूलन की ही बात करता है। समाज में जो सोसाइटी में पाए जाने वाली जो समस्याएं हैं, विचलन है, अपराध है, उनकी बात ही नहीं करता था। इस वजह से इसकी आलोचना हो रही थी और फिर ये इसके जगह पर नव प्रकारवाद की स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक हैं या जनक की बात की जाए तो वो कौन है? अलेक्जेंडर है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नांकित में से
कौन संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्तावक है? संरचनाकरण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? फूको हैं, गिडेंस हैं, देरिडा हैं और हेबरमास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संरचनाकरण की बात हो रही है, तो संरचनाकरण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? एंथोनी गिडेंस के द्वारा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स देख लीजिए, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, 1976 में आती है, इसे आप याद रखेंगे। एक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, 1984 में आती है, इसे आप याद रखेंगे। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, इसे आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, 1991 में आती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बुक्स बताई गई हैं इनकी, ठीक है? एग्जाम्स में ये बुक्स पूछी जाती हैं। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है? एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। संरचनाकरण यहाँ पर दिया गया है। अगर संरचनावाद होता तो संरचनावाद की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? भाषीय संरचनावाद अगर पूछा जाता तो भाषीय संरचनावाद का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? सांस्कृतिक संरचनावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? और वहीं पर अगर पूछा जाता उत्तर संरचनावाद, तब इससे कौन संबंधित होते हैं? संरचनावाद लेविस्ट्रॉस, ठीक है? संरचनावाद लेविस्ट्रॉस, भाषीय संरचनावाद सोसरे, सांस्कृतिक संरचनावाद से बोर्दियो हो जाएंगे, ठीक है? बोर्दियो हो जाएंगे। ठीक है, बोर्दियो हो जाएंगे। और उत्तर संरचनावाद की बात की जाए तो यहाँ पर देरिडा का नाम आ जाएगा, ठीक है? इसको याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कई बार एक साथ देकर मिलान में मैचिंग में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मर्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन से आवश्यक आधार तत्व हैं? 4 यहाँ पर दिए गए हैं। समाज की प्रकार्यात्मक एकता, दूसरा है सार्वभौमिक प्रकारवाद, तीसरा है एकीकरण और चौथा यहाँ पर है अपरिहार्यता। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? समाज की प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकारवाद और फिर यहाँ पर आपका प्रकार्यात्मक तत्वों की अपरिहार्यता। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं? ऑप्शंस में है यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, आके मर्टन, रेमनफोर्थ। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी जो सामाजिक संबंध है ये वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं, ये किसका कहना है? किसके द्वारा ये कथन दिया गया है? ये स्टेटमेंट किसका है? तर्क किसका है? यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ठीक है? रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। इनकी बुक्स है अफ्रीकन, ठीक है? अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज है, 1940 में आती है, ये याद रखेंगे, ठीक है? और एक इनकी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। आगे चलते देखते हैं,
रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार निम्नांकित में से 4 संस्थागत मजबूरियां हैं। देखिए यहाँ पर सार्वभौमवाद दिया गया है, विशिष्ट कारणवाद दिया गया है, साम्यवाद है, अनभिरुचि है, ठीक है, और संगठित संशयवाद यहाँ पर दिया गया है, या आरुचि आप कर ले इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देख के बताएं। सार्वभौमवाद, विशिष्ट कारणवाद या विशिष्टकरणवाद, साम्यवाद है, आरुचि है, संगठित संशयवाद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सार्वभौमवाद होगा, ठीक है, साम्यवाद होगा और आरुचि होगा, संगठित संशयवाद, यानी कि आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, सी आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रकारवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम बात करें रेडक्लिफ ब्राउन की, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो इनका क्या है क्रम, 1881 में जन्म, 1955 में इनकी मृत्यु होती है। मेलानोव्स्की की अगर हम बात करें तो मेलानोव्स्की की 1884 हो जाएगा, ठीक है, और 1942 में इनकी डेथ मेलानोव्स्की की। दुर्खिम आपका पहले हैं, सबसे पहले 1858 में होता है, अगस्त काउंट के बाद इनका जन्म 1917 तक ये रहते हैं। मर्टन की बात की जाए, ठीक है, इनका मर्टन का कब होता है, 1910 में जन्म होता है ना। पार्सन्स की अगर बात करें तो पार्सन्स का क्या होता है, सबसे पहले देखिए इनका पार्सन्स का मुझे नहीं याद आ रहा, 1858 सी, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ये यहाँ पर बी है, डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है, पार्सन्स का देख लीजिएगा, डी यहाँ पर राइट है, ठीक है। सबसे पहले दुर्खिम आएंगे, फिर मेलानोव्स्की और फिर रेडक्लिफ ब्राउन और फिर पार्सन्स और फिर मर्टन, ठीक है, यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। लेविस्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया है जिसकी सभी बातों की जांच के आधार पर की गई है। जाति संरचना, वर्ग संरचना, नातेदारी संरचना, प्रजातीय प्रणाली यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। मर्टन का तो 1910 में हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु होती है। पार्सन्स का 1902 में होता है, ठीक है, और आपका 1979 इनका मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, कर लीजिएगा इसे सही। चलिए मतलब देख लीजिएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर डी ही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को लेविस्ट्रॉस द्वारा दिया गया है जिनकी सभी बातों की जांच उन्होंने किसके आधार पर की थी? नातेदारी संरचना के आधार पर, ठीक है, नातेदारी संरचना के आधार पर की थी। और इन्होंने मिथ का कॉन्सेप्ट भी दिया है, मिथ या मिथक की जो अवधारणा है वो भी इनके द्वारा दी गई है,
है ना, नातेदारी का या अणु सिद्धांत, नातेदारी अणु करके इन्होंने बताया था, जिसमें 4 मूलभूत संबंधों की इन्होंने बात की थी नातेदारी में। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इवान इलिच से संबंधित प्रश्न है। विद्यालयों ने निम्नलिखित 4 मूल प्रकार विकसित किए हैं। इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों ने निम्नलिखित 4 मूल्य प्रकार विकसित किए हैं। यहाँ पर 5 दिए गए हैं और सही बताना है क्या है। विकल्प ए में है अभिभावकीय परिचर्या का प्रावधान, बी में है वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण, सी है प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम, डी है समानता को बढ़ावा और वैयक्तिक सृजनात्मकता का विकास, और ई है सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभिभावकीय परिचर्या का प्रावधान, वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण, प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम और सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी? तो यहाँ पर संरचनाकरण की जो बात है वो किसके द्वारा की गई थी? एंथोनी गिडेंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, संरचनाकरण की जो बात है वो एंथोनी गिडेंस ने की थी। ठीक है, संरचनाकरण एंथोनी गिडेंस के द्वारा दिया गया था। लेविस्ट्रॉस ने संरचनावाद की अवधारणा दी थी। संरचनावाद लेविस्ट्रॉस है। पार्सन्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा दी है। पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी है। सोसरे ने भाषीय संरचनावाद। ठीक है, भाषीय संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट है ये सोसरे के द्वारा दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शंस है यहाँ पर पी एस कोहेन, लेविस ए कोजर, डेहरेनड्रॉफ, जोनाथन टर्नर। किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोजर हो जाएगा। ठीक है, ये कोजर जो है संघर्ष को दुष्प्रकार्यात्मक, यानी कि ये कहते हैं कि हमेशा संघर्ष विघटनकारी भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि ये संगठनकारी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेविस कोजर हो जाएगा। ठीक है, लेविस कोजर हो जाएगा। और डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, टर्नर ने इनके संघर्ष के सिद्धांत को द्वंदात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था, और कोजर ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उनको कहा था, इनका जो कोजर का संघर्ष सिद्धांत है, टर्नर ने उसे प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहकर संबोधित किया था। चलिए, अब ये देख लीजिए, इस तरह से एग्जाम से में पूछा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेलिनोव्स्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है? भूख, प्रजनन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मेलिनोव्स्की की बात की जाए तो व्यक्तिवादी प्रकारवादी में इनका नाम आता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी इन्हें कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी कौन है? और सांस्कृतिक प्रकारवादी। ठीक है, सांस्कृतिक प्रकारवादी भी इनको कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी, सांस्कृतिक प्रकारवादी के नाम से ये जाने जाते हैं। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जादू की इन्होंने बात की है। जादू के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे। ठीक है, एक इन्होंने सफ़ेद जादू, जिसमें दूसरों के कल्याण की भावना छिपी होती है, सफ़ेद जादू है। और जो दूसरा टाइप है वो काला जादू है, यानी कि ब्लैक मैजिक है, जिसका लक्ष्य होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, उसे परेशान करना। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो सही होगा वो अर्थव्यवस्था है। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसने माना था? मेलिनोव्स्की ने साधन किसको माना था? तो साधन आप याद रखेंगे, कल्चर को माना था, संस्कृति को माना था। और इस संस्कृति का निर्माण ही व्यक्ति ने अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया। संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है, उसी के संदर्भ में उन्होंने, यानी कि मेलिनोव्स्की ने फंक्शन यानी कि प्रकार की भी बात की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स,
टॉलकेट पार्सन्स यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के जो प्रारूप हैं, वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना, इसके प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना की बात किसके द्वारा की गई थी? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा की गई थी। स्पेंसर ने सर्वप्रथम संरचना की बात की है, इसे आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम संरचना की बात किसके द्वारा की गई है? संरचना की बात जो की है सर्वप्रथम वो स्पेंसर ने की है। संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना और दूसरा अधिसंरचना, ये मार्क्स के द्वारा बताया गया था। ठीक है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, इस तरह से स्टेटमेंट आता है। अधोसंरचना में ये मार्क्स उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, इन सभी को रखते हैं। उत्पादन प्रणालियों की बात करते हैं, पद्धतियों की बात करते हैं। और अधिसंरचना में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, मनोरंजन है, ठीक है, इन सभी को अधिसंरचना में रखते हैं। और इन्होंने कहा था अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लेकर आता है। अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, मार्क्स का कहना था। यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रकार्यात्मक विकल्प। ठीक है, प्रकार्यात्मक विकल्प का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप सभी जानते हैं, मर्टन के द्वारा ये बात की गई थी। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित के संबंध में, यानी इनका फील्ड वर्क पूछा जा रहा है। ब्राउन का फील्ड वर्क किस पर रहा है? तो ब्राउन का जो फील्ड वर्क रहा है वो किस पर रहा था? अंडमान द्वीपवासीय समूह पर। ठीक है, अंडमान द्वीपवासियों पर इनका रहा है। ट्रोबनेट द्वीपवासी पर किसका अध्ययन रहा है? टोडा जनजाति पर किसका रहा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, अलेक्जेंडर द्वारा नव प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन देखिए, बहुआयामी, यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है बहुआयामी, दूसरा है वामपंथी झुकाव, तीसरा यहाँ पर प्रजातांत्रिक विश्लेषण और चौथा यहाँ पर संघर्ष की नजरअंदाजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नव प्रकारवाद की। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रकारवाद केवल नहीं, प्रकारवाद नहीं है, नव प्रकारवाद साथ में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बहुआयामी, ठीक है, बहुआयामी, वामपंथी झुकाव और क्या होगा यहाँ पर? प्रजातांत्रिक विश्लेषण। ठीक है, संघर्ष की नजरअंदाजी अगर प्रकारवाद पूछा जाता तब उसमें होता है ना, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को नजरअंदाज किया गया था। सोसाइटी में हमेशा सदैव अनुकूलन व्यवस्था बनी रहती है, इस तरह की बात की गई थी। संघर्ष को, विचलन को, समस्याएं जो सोसाइटी में होती है उसको अनदेखा किया गया था। व्यक्तिवाद पर, मतलब कि व्यक्ति को अनदेखा किया गया था, सोसाइटी को ऊपर रखा गया था। नव प्रकारवाद में व्यक्ति पर बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। व्यक्ति को महत्व दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न है, समाजशास्त्र में कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाज के घटक भागों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है? संघर्ष, नारीवाद, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद, संरचनात्मक प्रकारवाद यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा समाजशास्त्र का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है जो समाज के घटक भागों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी कि संरचनात्मक प्रकारवाद हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकारवाद चिंतक समाज का वर्णन करते हैं। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए कह रहा है भूमिकाओं और संस्थानों के एक मानक ढांचे के रूप में, बी कह रहा है सूक्ष्म स्तर पर अंतरक्रिया के एक जटिल जाल के रूप में, सी कह रहा है संघर्ष, असमानता और अलगाव के स्रोत के रूप में, डी कह रहा है सामाजिक संबंधों की एक अस्थिर संरचना के रूप में। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक चिंतक समाज का वर्णन करते हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? भूमिकाओं और संस्थानों के एक मानक ढांचे के रूप में, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक प्रकारवाद में किसने एजीआईएल का कॉन्सेप्ट दिया है? किसका है एजीआईएल मॉडल? पार्सन्स का है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन प्रकारवादी नहीं है? स्पेंसर, पार्सन्स, मर्टन, गॉफमैन यहाँ पर दिया गया है। प्रकारवादी नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी सी सही है, गॉफमैन नहीं है। ठीक है, गॉफमैन नहीं है, ये आप याद रखेंगे। गॉफमैन ने भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट दिया है और संपूर्ण संस्था या
समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये गॉफमैन के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निर्देशन का निर्माण किसने किया? मर्टन, कॉम्ट, गारफिंकल, कोहेन यहाँ पर हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निर्देशन का निर्माण किसने दिया? तो यहाँ पर मर्टन का नाम आएगा। प्रकट अप्रकट प्रकार, दुष्प्रकार की बात की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।